Good evening, everybody. If I am visible and audible enough, can someone from the comment section can confirm? Okay. So, सबसे पहले before diving deep into my strategies and the overall UPSC journey, मैं अपना एक short introduction देना चाहूँगी. I am Yukti Pandey. I belong to Etawah, and I have done my schooling from Etawah, Uttar Pradesh, and I did my bachelor's in computer science and engineering from HBTI Kanpur. एंड उसके बाद मैंने 2 साल के करीब जॉब की है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंगलोर. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड दिस टाइम आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 173. सो इस सेशन में जो मैं अपनी जर्नी और स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी वो 3 पार्ट में शेयर करूँगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज को. I will cover the book sources which I have followed and my approach towards answer writing and attempting the question papers and everything. So सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं. अभी प्रीलिम्स जो इस साल दे रहे हैं एस्पिरेंट्स, 1 महीना के करीब बचा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है प्रीलिम्स. भले ही क्वालिफाइंग होता है, लेकिन प्रीलिम्स बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है क्रैक करना, और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी प्रीलिम्स की वजह से ही रुक जाता है. तो प्रीलिम्स में 2 पेपर रहते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 का और सीसेट का. तो जनरल स्टडीज़ 1 के लिए जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सारी सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं, तो इसके लिए जो सोर्सेज हैं मैं वो बताती हूँ. जैसे पॉलिटी के लिए सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज ही मैंने भी फॉलो किए हैं. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो किया है. एंड अभी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं एक बार अपना तरफ से सारा जो स्ट्रेटजी है वो शेयर कर दूंगी, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन उसमें से कवर हो भी जाएंगे. तो उसके बाद मैं ये जो भी आपके कमेंट्स हैं इनको एड्रेस कर दूंगी, ठीक है. तो अभी इस तरह से चलते हैं. तो सोर्सेज की बात कर रहे थे हम. सोर्सेज में जो मैंने फॉलो किया है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स के लिए तो इनफ है. लक्ष्मीकांत मेंस के लिए इनफ नहीं हो सकती, उसके लिए मैं बताऊंगी मेंस के टाइम पर कि अलग से क्या क्या सप्लीमेंट करने हैं रिसोर्सेज. और हिस्ट्री के लिए अगर हम बोले तो 3 एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न में. एंशियंट और मिडीवल के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी, और एनसीईआरटी भी अगर पढ़ने में बर्डन लग रहा हो तो एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, तो मैंने वही डाउनलोड करके एनसीईआरटी नोट्स से ही कवर किया था एंशियंट और मिडीवल को. और बाद में मैंने एक अटेम्प्ट देने के बाद मैंने आर.एस. शर्मा भी परचेज़ कर ली थी, तो मैंने वो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन मोस्टली जो मेरा एंशियंट है वो कवर हुआ है एनसीईआरटी के थ्रू. इसके बाद मिडीवल भी एनसीईआरटी के थ्रू. एंड मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ली थी, और स्पेक्ट्रम काफ़ी सही बुक है. अगर आप उसको पढ़ोगे, 3-4 बार रिवाइज़ करोगे, तो प्रीलिम्स में कई बार देखा है कि उसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे फंस जाते हैं. तो ये तो हो गई हिस्ट्री. इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स पे. तो इकोनॉमिक्स के जो मैंने सोर्सेज फॉलो किए थे, तो चूँकि मैंने इनिशियली जो है बाईजूस का सब्सक्रिप्शन लिया था, ऑनलाइन टैबलेट कोर्स था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो श्याम सर जो है इकोनॉमिक्स फैकल्टी, उनके लेक्चर्स से मैंने अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट किया था. तो बाकी और भी कई सोर्सेज हैं, आप बुक्स ले सकते हो. मैंने पर्टिकुलरली बुक से प्रिपरेशन नहीं की थी. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स के बाद आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर. देखा जा रहा है, अगर आप लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशंस का भी काफ़ी वेटेज बढ़ गया है. जो प्लेसेस इन न्यूज़ रहते हैं उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं. तो उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो है, आप किसी बुक्स को फॉलो करने की एज सच ज़रूरत नहीं है. आप करेंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उनको डेली हिंदू एनालिसिस या डेली इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो भी आप फॉलो करते हो, उनसे आप नोट्स बना सकते हो. छोटे छोटे पॉइंटर्स में जो भी इम्पॉर्टेंट जगह न्यूज़ में रही हो उनको नोट करके, और प्रीलिम से पहले उनको उनके बारे में मैप साथ में रख करके सब चीज़ उसको कवर करनी है. ये नहीं कि सिर्फ जो प्लेस न्यूज़ में रही वो पढ़ लिया. उस प्लेस से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें, जैसे वहाँ पर कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, या फिर अगर कोई सी है तो उसके आसपास बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कोई स्ट्रेट है तो वो किन 2 पार्ट्स को जॉइन करता है या सेपरेट करता है, तो वो पूरा ओवरऑल उससे कवर करने के लिए.
और इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स के थ्रू वो पूरा लगभग कवर हो जाता है फॉर प्रीलिम्स। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, उसके अलावा मैंने भी अलग से कुछ नहीं सोर्स लिया। जो एनसीईआरटी थी वही रिवाइज करनी है, और टेस्ट सीरीज़ जो है, जब अब टेस्ट सीरीज़ की भी मैं बात करूँगी तो उसके थ्रू कवर हो जाती है ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया काफ़ी अच्छी बुक है, आप 1-2 बार उसको पढ़ो, रिवाइज करो, तो आर्ट एंड कल्चर ईजिली आपका कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए। इसके अलावा इन्वायरमेंट रहा। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की वो बुक परचेज की थी। हाँ, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक परचेज की थी। तो उससे 1-2 बार रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार तो फुल रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद जब सेकंड थर्ड करेंगे तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो क्लाइमेट कन्वेंशन होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो इम्पॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इम्पॉर्टेंट है, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये वेटलैंड्स हो गए, रामसर कन्वेंशन, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इसको ना PYQs देख करके एनालाइज कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद आप जाकर के कंटेंट पढ़ सकते हो, और करंट अफेयर से भी लिंक करके आप इसकी इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीलिम्स की तो जनरल स्टडीज़ की ये होगी कि इस तरीके से आपको करना है। और अब बात आती है, ये तो सिलेबस की हो गई कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो जो मेरी अप्रोच थी इनिशियली, तो मैंने तो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ थी लगाना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, लेकिन मैं देने लगती थी। नंबर ख़राब आते थे नो डाउट, तो उससे मतलब डिसहार्टेंड नहीं होना है कि अरे पास नहीं हो रहे हैं, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। वो मैंने स्टार्टिंग में जल्दी लगाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि जब आप वो टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना है, कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। और उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन भी अलाइन कर सकते हैं कि जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हम उन पॉइंट्स को लिखें, जब हम पढ़ रहे हैं तो उन पे ज़्यादा हाईलाइट करें। तो ये हो गया। अब जब पेपर आता है उसको अटेम्प्ट करते हैं तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो प्रीलिम्स जो है काफ़ी अनसर्टेन है, कट ऑफ कभी बहुत कम चली जाती, कभी बहुत हाई भी चली जाती है। तो हमें एक बैलेंस बना करके चलना है कि हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आ जाता है। टेस्ट सीरीज़ आप प्रीलिम से पहले अगर 20-25 टेस्ट अच्छे से लगा करके जाओगे तो उससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, और कितने में आप गैस वर्क कर सकते हो। क्योंकि गैस वर्क भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कर देना है, ज़रूरी होता है क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो गैस वर्क करना ज़रूरी है। बट वो बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है कि हम इतना ही करें कि निगेटिव हमारा बहुत ज़्यादा ना हो। तो प्रीलिम्स की बात कर रहे थे हम अटेम्प्ट करने की, तो गैस वर्क बैलेंस करके करना है ताकि ओवरऑल हमारा जो स्कोर है वो लगभग क्वालिफाइंग करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और अब किस तरीके से, जैसे हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एक बार में पहले रीडिंग में ही हमें OMR पे मार्क कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो देखिए, जिन टॉपिक्स पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो उसको सेकेंड रीडिंग के लिए नहीं छोड़ना है। तुरंत जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो उसके सामने आप उस OMR पर फिल करके उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जिनमें आपको थोड़ा डाउट है लेकिन आपको लग रहा है कि शायद आपको आता है इसका आंसर, थोड़ा बहुत 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो उसके, तो उसको आप कुछ मार्क करके छोड़ दो सेकेंड रीडिंग के लिए। और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रही है, जिसमें टोटली गैस वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो अटेम्प्ट नहीं करना है जिसमें आपको पूरा ही गैस करना पड़ रहा है। तो ये तो प्रीलिम्स की अप्रोच हो गई करने की। अब CSET के पेपर की बात करते हैं। CSET में मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथमेटिक्स भी ठीक था, तो मैंने एज सच कोई ऑनलाइन कोर्स अलग से नहीं लिया था इसका। मैंने 2-4 पेपर 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम से लगा करके देखे, तो उसमें जो मेरा स्कोर था क्वालिफाइंग से अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर आ जाता था, तो इसलिए मैंने उसका अलग से प्रिपरेशन नहीं की। तो उसके लिए मैं एक डेफिनेट सोर्स नहीं बता सकती कि कैसे करना है, लेकिन आप अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है CSET में, जिनका CSET की वजह से क्लियर नहीं होता है,
तो अब ऑनलाइन आप देखोगे कई सारे सीसेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसमें जो जो टॉपिक हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम का है, तो वो उस टॉपिक पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। उसका एक पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न समझ में आ जाएगा तो वैसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और वैसे भी पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्वालिफाइंग पेपर है, जितना क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है उतना ही कर सकते हैं। तो सी सेट और जीएस प्रीलिम्स के लिए ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं अभी मेंस पर। तो मेंस में जैसा कि हम जानते हैं ऐसे पेपर रहता है, 4 जीएस के होते हैं, जीएस 4 एथिक्स का और ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहले ऐसे की अगर बात करें तो ऐसे के लिए आपका जो जीएस में आपने जितना भी पढ़ा है तो वो आपका फॉर्डर हो जाता है पूरा ऐसे लिखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसमें भी अगर आपको कोई अच्छी सी कोई स्टोरी मिल रही है, कोई एनेक्डोट मिल रहा है, तो वो आप उसको नोट डाउन कर लो, ताकि ऐसे में वो हैंडी रहेगा कि आप उसको सीधे सीधे कोट कर सकते हो, तो वो उसमें यूज़ हो सकता है। ऐसे के लिए आप विजन के मटेरियल्स जो हैं, ऐसे मटेरियल मैंने वही लिया था तो मैं वो सजेस्ट करूँगी। इसके अलावा टॉपर्स की जो ऐसे कॉपीज़ हैं उनको देख सकते हैं, उनसे काफ़ी कंटेंट मिल जाता है। इसके बाद बात करें जो जीएस पेपर है, जीएस पेपर जो सोर्सेज मैंने प्रीलिम्स के लिए बताए थे वही सोर्सेज मेंस के लिए भी रहेंगे फॉर जीएस। लेकिन उसके अलावा जैसे पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए इनफ हो सकती है, लेकिन मेंस के लिए नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएं, देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, मैंने फोरम की अनअकैडमी की ली थी, तो आप किसी की भी ले सकते हो। और उससे जो उनके मॉड्यूल आंसर हैं सेम वैसा नहीं, लेकिन एक अप्रोच समझ में आ जाती है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन वो रहता है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के थ्रू या करंट अफेयर का रेफरेंस देके आप स्टार्ट करके कर सकते हो। और इसके बाद बात करते हैं एथिक्स पेपर की। स्पेसिफिकली एथिक्स की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जीएस पेपर में जो मार्क्स मिलते हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं अदर दूसरों के मार्क्स के। जो डिफरेंस मेकर अगर बोले जाएं मेंस में, वो ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल माने जाते हैं। तो एथिक्स में आप थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, जो सिलेबस है उसको एक जगह नोट आप कर सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई भी बुक लेकर के उन सभी पॉइंट्स को कवर करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वेरियस कमीशंस हैं जैसे सेकेंड ARC है, NCRWC, इन सब की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कोट कर सकते हैं उसमें। साथ ही में जैसे केस स्टडीज़ रहती हैं या पार्ट A भी रहता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप जो करेंट वर्क हो रहा है, अपडेटेड कोई करेंट अफेयर्स है, उसको उसके साथ लिंक कर सकें। अगर आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं किसी भी सिविल सर्वेंट का कि उन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया और उन्होंने इंटीग्रिटी की वैल्यू अपहोल्ड की, ऑनेस्टी अपहोल्ड की, तो कोशिश कीजिए जो रिसेंट है उसका आप एग्जाम्पल दें। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप पुराना दे दीजिए, लेकिन एक अच्छा इन्हांस करने के लिए आप कर सकते हैं। और एथिक्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने पहली बार मेंस लिखा था। तो जो केस स्टडीज़ होती हैं वो इतनी लंबी लंबी आ जाती हैं कि उसमें टाइम बहुत चला जाता है रीड करने में। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितनी कि आप कम टाइम में 1 या 2 मिनट से ज़्यादा उसको ना दें, एक ही फर्स्ट रीडिंग में ही अंडरलाइन कर लें कि जो जो इम्पोर्टेंट है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं जो नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको पहले देख करके अच्छा इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करते जाइए, बिकॉज सेकेंड रीडिंग का टाइम नहीं मिलता है और आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, 4-5 पेज भरने पड़ते हैं। तो उस चीज़ का मुझे प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए वो चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की उसके लिए ज़रूरत है। एथिक्स पेपर के बाद अगर हम बात करें ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल एक्चुअली जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था मेंस, तो मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, ह्यूमैनिटीज़ से इतना ज़्यादा कुछ रिलेशन था नहीं, तो मुझे लगा कि मैथमेटिक्स बेटर रहेगा और मुझे इंटरेस्ट भी था, मेरा अच्छा भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई जब मैंने मेंस दिया तो उसमें अगर आपका लास्ट का आंसर भी थोड़ा भी गलत हो जा रहा था तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलते नहीं हैं उतने, तो वो
उसमें रिस्क ज़्यादा था। इस वजह से फिर मैंने आफ्टर मेंस रिज़ल्ट जब नहीं हुआ मेरा 2022 में, तो मैंने डिसाइड किया कि आई शुड चेंज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड देन आई स्विच टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो अभी जो मैंने जैसे क्लियर किया है, और 2023 में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस ही दिया था, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था मेरा। चूँकि टाइम कम था, मैंने स्विच करा था, पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस इतना ज़्यादा था, तो मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किया था ऑप्शनल के लिए। मैंने शुभ्रा रंजन मैम के जो ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं वही परचेज़ करे थे। उन्हीं से अपनी स्पीड के अनुसार जितना कम टाइम में मुझे करना था, मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर किया था। तो इस वजह से मतलब थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई कि आंसर राइटिंग में मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी। तो 2023 वाला जो मैंने अटैम्प्ट दिया था उसमें भी मेरा पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा थोड़ा छूटा था। तो वही चीज़ है, प्रैक्टिस की हर स्टेज पे ज़रूरत है। अब मैंने इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि मुझे सिलेबस ही कवर करना था, और मेरा ये रहता है कि कुछ लोग शायद प्रीलिम्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि क्वालिफाइंग है तो लास्ट के 1-1.5 महीना 2 महीना करके, लेकिन मैंने प्रीलिम्स को एवरी टाइम हर बार मैंने 3 से 4 महीने डेडिकेटेड तरीके से दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर फर्स्ट स्टेज नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं ना, मेंस की तैयारी रखी की रखी रह जाएगी। इसलिए जो मैंने जब ऑप्शनल भी स्विच किया तो दिसंबर में रिज़ल्ट आता है मेंस का, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फरवरी के अराउंड में प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा 2-3 महीने में जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है सिलेबस, तो मैंने वो कवर करने की कोशिश करी थी। तो इस वजह से, और फिर बाद में जो रिमेनिंग सिलेबस था वो मैंने आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट एंड बिफोर मेंस वो कवर किया था। तो उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए मेरा 2023 में थोड़ा सा छूटा था। PSIR के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में छूटा था। बट दिस टाइम अब क्योंकि टाइम मिल गया था तो फिर मैंने वो जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। तो कहने का पॉइंट यही है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, स्पीड इन्हांस भी करती है, और जितना ज़्यादा करते हैं उतने अच्छे से हम उसको बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। पेपर 1 के लिए मैंने जैसा कि मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स से किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि नोट्स में बड़ा लंबा लंबा होता है और इतना टाइम नहीं था कि कंसोलिडेट करके खुद के नोट्स बनाओ, तो ऑनलाइन उत्कर्ष द्विवेदी सर हैं, PSIR ऑप्शनल था, टॉपर थे प्रीवियस ईयर के, तो उनके नोट्स से मैंने काफ़ी हेल्प ली। उनका थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से और एक आंसर फॉर्मेट में अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इस तरीके से काफ़ी हेल्प मिलती है कि अगर कम टाइम में कम स्पेस में उसको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए था। पेपर 2 अगर हम देखेंगे PSIR का तो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है, उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए जो बेसिक्स हैं वो तो क्लियर होने ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो जैसे इंडिया के रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, एवरी अदर डे चेंज होता रहता है, तो उसको हमें फॉलो करते रहना है। वो हम जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं हिंदू एनालिसिस, उसके थ्रू भी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ऑप्शनल में हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा देखना पड़ता है, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनको फॉलो कर सकते हो। जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। द प्रिंट पे भी मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी, ये उत्कर्ष द्विवेदी सर ने सजेस्ट किया था तो मैंने वही फॉलो किया था इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, और यही सारे सोर्सेज थे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो मेंस की प्रिपरेशन हो, चाहे वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो। एक आइडिया कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन करता है उसका आइडिया मिल जाता है। तो और कई बार तो रिपीट भी हो जाता है, सेम नहीं रिपीट होगा तो मिलता जुलता कुछ रिपीट हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है करना। अभी भी जो इस साल एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अभी प्रीवियस कम से कम 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके उनको प्रैक्टिस करो। उनके जो ऑप्शंस भी होते हैं, जो आंसर नहीं भी हैं, उनके बारे में भी सर्च करके गूगल पर उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन में होता है वो अगली बार उसी पर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द मेंस प्रिपरेशन। अब आंसर राइटिंग मैंने कब से करी, अगर इसकी बात करें तो मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे लगातार बैठने में भी प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने तो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम रहता है उसी के दौरान
अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से आंसर राइटिंग की थी। वही टेस्ट सीरीज़ आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ले लो और उसको अच्छे से लगाओ, तो उसी टाइम पर मेरी जो भी थी मेंस की आंसर राइटिंग हुई थी। लेकिन अगर आप पहले से कर सकते हो, डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे कर सकते हो, तो और अच्छी बात है। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय मेंस प्रिपरेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज के लिए मेरा जो सजेशन या मेरा जो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट है। इस साल तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था और लास्ट ईयर भी मैंने एक ही दिया था मॉक। तो मॉक इंटरव्यूज़ मैंने उतने फॉलो नहीं करे। जो मैंने फॉलो किया फॉर द इंटरव्यू वो ये था कि स्टे अपडेटेड विद द करेंट अफेयर्स, क्या हो रहा है हमारे आसपास, उस चीज़ को न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली फॉलो करना है फॉर इंटरव्यू। इसके अलावा वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड बी ऑथेंटिक एज मच एज पॉसिबल। अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है तो ये मत बोलो कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, कई जो बोर्ड मेंबर्स थे दे वर लाइक, लोग ऐसे बोल देते, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि जब आपको नहीं आया, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दे से इफ़ यू डोंट नो जस्ट टेल अस दैट यू डोंट नो। तो उतना थोड़ा ऑनेस्टी इंटरव्यू में दिखाने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ आपको नहीं पता हो सकती है। ना मेरे पिछले इंटरव्यू में मुझे सारे जवाब पता थे, ना मेरे इस इंटरव्यू में। पर लास्ट ईयर भी मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था फ्यू मार्क्स की वजह से फाइनली, लेकिन मेरे 200 मार्क्स थे इंटरव्यू में और इस साल भी मेरे 206 मार्क्स हैं। तो वही चीज़ है जो आप ऑनेस्टली बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। करेंट अफेयर्स के अलावा जो मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी, उसमें जो डेफ हम भरते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, सेकंड वाला जो डेफ रहता है, उसमें हमने जो जो चीज़ें डाली हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमारी हॉबीज़ हो गई, और हॉबीज़ भी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपना खुद ही बढ़ा रहे हो उसको, उस अगले वाले पूछने के लिए। वो इंटरव्यू जो ले रहा है वो आपको उतना ही ज़्यादा डिटेल में पूछेगा, तो आपको जितना भी आप डाल रहे हो ना उसको अच्छे से कर लो, उसकी सारी डायमेंशंस कर लो। जैसे मैंने अपनी हॉबी डाली थी पेंटिंग, तो मैंने ज़्यादा हॉबीज़ डाली नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करना, पेंटिंग करना और ये सब चीज़ें लिखी थी। तो पेंटिंग से रिलेटेड मतलब मैंने हर चीज़ पढ़ी, पेंटर्स की अभी कंटेम्प्रेरी कौन से पेंटर्स हैं, जो मॉडर्न टाइम पर कौन से थे, एंशियंट टाइम पर कौन से थे, वर्ल्ड लेवल पर कौन से हैं, पेंटिंग्स जो जो इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरीके की स्टाइल होती हैं पेंटिंग की, ब्रशेस। तो उसको एक हॉबी में अगर आप देखोगे तो इतनी डायमेंशंस मिल जाती हैं। तो अगर आप 5-6 हॉबीज़ डाल दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उसमें अपने आप को फंसाना नहीं है, जितना हो सके मिनिमल रखें। हॉबी के बाद अगर देखें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अपना जो मेंस के लिए आप तैयार करके जाते हो वैसे उसको रिवाइज करते रहो इंटरव्यू के टाइम पर भी, तो वो आपको हेल्प करेगा एंड में। इसके अलावा इंटरव्यू में जो मुझसे पूछा गया था अभी, क्योंकि मैं एज अ PCS ऑफिसर पोस्टेड हूँ यहाँ नोएडा में, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे, तो मुझसे माइनॉरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो बेसिकली कहने का यही है कि आपने जो भी डेफ में लिखा है, एक एक पॉइंट को आपको पूरा पकड़ करके उस पर विकीपीडिया गूगल पर करके उसकी हर तरीके की इन्फॉर्मेशन रखनी है। अगर आपका होम टाउन कुछ है तो आप उससे भी सारी चीज़ें रिलेटेड कि उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट फेमस रिवर्स हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं, अगर वहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट रामसर साइट है या उन वहाँ की कोई ऐसी पर्सनालिटी जो इंडिया नेशनल लेवल पे फेमस हो या वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो इंटरव्यू के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मॉक इंटरव्यू मत दीजिए। अगर आपको बोर्ड का फियर है या बात करने में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके लिए आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं मॉक इंटरव्यू, बट मेरा ये है कि नेसेसरी नहीं है। कि मैंने लास्ट ईयर तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही शायद लकीली मिल गए होंगे, बट इस बार भी 206 है, तो आई थिंक कंसिस्टेंट बेसिस पर आ रहे हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि मॉक इंटरव्यूज़ आर नॉट दैट नेसेसरी। सो इंटरव्यू के लिए यही मेरा रहेगा। तो आई एम डन विद माई स्ट्रैटेजी। इफ़ एनीवन want to ask question, I can take. So I'll begin with the first question. How did I manage my mathematics optional? So I have given for 1 year only. So what I can tell you, I took notes from IMS Delhi Institute, and from that I used to practice a lot.
about what kind of questions are being asked in the examination. So on that basis अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आ जाता है, एक पैटर्न रहता है. तो उसी से IMS बेसिकली IMS दिल्ली के जो भी मॉड्यूल्स थे उन्हीं के थ्रू मैंने प्रिपरेशन करी. उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे. UPPSC प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी. UPPSC के लिए मैंने पहली बार दिया था तो उतना अच्छे से मतलब मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, बट उसके देने के बाद से मैंने देखा किस तरीके का पेपर आता है. तो UPPSC के प्रीलिम्स के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल करके पैटर्न समझने के लिए, उसके बाद जिस तरीके के उसमें क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से आते हैं तो वो आप मंथली फॉलो करते रहो. बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आते हैं तो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पिछले 1 साल के, उसमें बहुत पुराने ज़रूरी नहीं आए, मतलब लेटेस्ट देखा जाए तो ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो करंट अफेयर्स के थ्रू होता जाएगा. उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में कि अभी किस देश के कौन से प्रेसिडेंट बने हैं या प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहता है तो उसके थ्रू आप कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी अच्छे से कर लो, पॉलिटिक्स स्टैटिक मजबूत कर लो, तो करंट अफेयर्स आप थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा UPPSC का. नोट्स देखिए मैंने प्रीलिम्स के लिए एज सच नोट्स नहीं बनाए थे ज़्यादा. ये था कि जब पढ़ते टाइम ही आप बुक पर हाईलाइट कर सकते हो. मेंस के लिए ज़रूर मैंने नोट्स बनाए थे. मेंस के लिए जो है नोट्स थोड़े से बनाए थे, तो उसमें हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उस हिसाब से मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स बना करके थोड़े बहुत ही बनाए थे. सारे टॉपिक्स के वो भी नहीं, क्योंकि इतना मुझे रिक्वायरमेंट लगी नहीं, और टॉपर्स के नोट से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है. तो अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो ज़रूरी नहीं है उतना नोट्स बनाना. कुछ टॉपिक्स के तो मैंने बनाए हैं, बट सबके नहीं प्रॉपरली बनाए थे. मॉक इंटरव्यू और UPSC इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस होता है. वो रियल इंटरव्यू होता है, वो मॉक इंटरव्यू होता है, और ज़रूर डिफरेंस एज सच काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है कि क्योंकि वो भी डेप्थ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछते हैं और UPSC वाले भी पूछते हैं. पर मेरे ख्याल से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, पर्सनली फील किया है, क्योंकि मैंने इस साल तो एक भी नहीं दिया था तो उतना नहीं कह सकती. लास्ट ईयर एक इंटरव्यू ज़रूर दिया था, मॉक इंटरव्यू, तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटिमिडेटिंग मुझे लगा कंपेयर टू UPSC रियल इंटरव्यू, जहाँ पर बोर्ड मेंबर्स दे विल मेक यू कंफर्टेबल एंड दे विल हेल्प यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर फ्रीली एज़ कम्पेयर टू द मॉक इंटरव्यू. तो वो ज़्यादा रिलैक्सड है, काम तरीके से आप बताओ, आपको बहुत सुनते भी हैं, अच्छे से पूरा टाइम देते हैं और फिर आप अपने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. रिवीजन कैसे कर? रिवीजन के लिए यही है कि जब आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कर रहे हो, तो आप उसको हाईलाइट करके रखो कि अगली बार जब मुझे पढ़ना पड़े तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ूँ. ठीक है. और कुछ चीज़ें जो याद नहीं रहती कई बार पढ़ने के लिए, तो उनके लिए आप निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हो. निमोनिक्स प्रीलिम्स के टाइम पर काफ़ी काम आते हैं, तो आप इसके लिए यूट्यूब पर जा सकते हो. मैंने बायजूस में आई थिंक 2022 में उन्होंने कई वीडियोस निमोनिक्स के बनाए थे, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा उसमें. ऐसे स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि मैंने जो टॉपर्स के सबसे पहले तो ऐसे देखे थे, और टॉपर्स टॉक भी 1-2 मैंने देखी हैं, तो उसमें उन्होंने वही सजेस्ट किया है कि आप जो भी ऐसे लिख रहे हो तो उसमें कोशिश करो कि उसकी हर डायमेंशन से कवर करो. सोशल डायमेंशन है, अगर पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, तो पूरा एक होलिस्टिक ऐसे बन सकता है. स्टार्टिंग आप थोड़ा सा इम्प्रेशनेबल बनाने के लिए कर सकते हो कि आप कोई एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई स्टोरी बता करके कर सकते हो. रियल भी हो सकती है और वो हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, वो केवल एक अच्छा सा इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए. मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी यही है कि आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हो. मेरा तो 2 अटेम्प्ट्स मेंस के इसलिए ख़राब हुए क्योंकि मेरी स्पीड की वजह से. 2022 में भी मेरा तब छूटा था पेपर, 2023 में भी छूटा, अब 2024 वाला जो है वो उसमें मेरा छूटा नहीं है. तो वो प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने
उतनी प्रैक्टिस ही नहीं की थी, केवल प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग करती थी, तो उतना नहीं हो पाया था। लेकिन जितना ज़्यादा करोगे तो स्पीड इन्हेंस हो जाएगी। कई बार स्पीड की वजह से होता है कि हम लोग पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो मेंस में ये है कि आपको अटैम्प्ट तो सब कुछ करके आना है, चाहे अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको खाली मत छोड़िए। प्रीलिम्स में तो हम छोड़ते ही हैं क्योंकि वही निगेटिव होता है, या निगेटिव नहीं है तो प्लीज़ उसको खाली मत छोड़िए, उसके आसपास का जो भी आपको आता है, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा उससे रिलेटेड स्पेस भरना है तो कुछ फ्लो चार्ट बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, बट खाली मत छोड़ करके आइए, उससे तो नुकसान ही होना है। फर्स्ट अटेम्प्ट 2027 में अगर है आपकी तो अभी तो इनफ टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर सब्जेक्ट का एक एक, हाँ, हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स की ज़रूरत नहीं है, एक ही सोर्स को पकड़िए, उसी पर स्टिक रहिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। बाकी टॉपर्स भी बोलते हैं और वो चीज़ सही भी है, क्योंकि आप अलग अलग कई सारी चीज़ों को नहीं याद रख सकते, एक ही चीज़ को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको रिकॉल हो पाएगी एग्जामिनेशन टाइम पे। मल्टी डायमेंशनल आंसर, मल्टी डायमेंशनल मतलब यही है कि उसकी कोई भी टॉपिक है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे नहीं कि कैसे लिखना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, दूसरों के आंसर्स देखोगे, मॉडल आंसर्स देखोगे, उससे समझ में आ जाएगा। मैप्स को कैसे याद करें? मैप के लिए देखिए, जब भी आप अलग से ऐसे उठा के मैप को याद करने लगे, आप जब भी करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं ना डेली बेसिस पर, तो जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट आपको प्लेस समझ में आती है जो न्यूज़ में रही हो, तो आप उसको जाकर के मैप उठाइए, कोई भी एटलस ले सकते हैं, उसमें जाकर के लोकेट करिए, उसके आसपास का एरिया देखिए। ऐसा आपको डेली बेसिस या वीकली बेसिस पर करते रहना चाहिए। तो ये सिर्फ प्रीलिम्स में ही काम नहीं आएगा, मेंस में भी काम आएगा। मेंस में भी आपको इतना, जब आप मैप देख चुके होगे तो ईजी रहेगा, कोई भी पार्ट का अगर एक्सप्लेन करने के लिए साइड में छोटा सा डायग्राम बनाना है तो वो मैप आप बना सकते हो। पढ़ाई के अलावा किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो प्रिपरेशन के दौरान पढ़ाई के अलावा आप अपनी थोड़ा सा मेंटल पीस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ये बहुत डिमांडिंग होता है, काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, कई बार थोड़ा भी अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे डील करना। तो उसके लिए आप थोड़ा अपने आप पर फेथ रखिए कि कर सकते हैं, करना ही है। तो वही चीज़ है, मैंने खुद फेलियर्स का सामना किया है, ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन यही चीज़ है कि मेहनत करते रहना है, एक ना एक दिन तो मेहनत सफल होती है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जा कर के ही आप कोचिंग करो, आप यहाँ पर रह कर के अपने, मैंने भी ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करी है, मैंने बायजूस का टैबलेट कोर्स ज़रूर लिया था, लेकिन पूरा ऑनलाइन ही सब कुछ था, कहीं जाने की ज़रूरत ऐसा मुझे पड़ी नहीं। तो अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये है कि नहीं, आपको सामने से रह करके ग्रुप डिस्कशन करके दोस्तों के साथ आपस में डाउट क्लियर करके टीचर से, तो अलग बात है, आप चले जाइए। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है या कोई नहीं जाना चाहता है, कोई भी रीज़न हो, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन भी इनफ होती है। हिंदी मीडियम की तो बुक्स का मुझे आइडिया नहीं है, सच, मेरा इंग्लिश मीडियम था। वैल्यू एडिशन के लिए करंट अफेयर्स, जो आपके स्टैंडर्ड बुक से आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो जाता है, वैल्यू एडिशन के लिए करंट अफेयर्स हो गए, जो डायग्राम्स हैं वो हो गए, फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ कर सकते हो, कोई कमेटी अगर किसी ने रिकमेंडेशन दी है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, तो वो सब आपकी वैल्यू एडिशन कर सकते हो। नहीं, तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग से प्रिपरेशन एज सच बिल्कुल अलग नहीं चाहिए होती। आप प्रीलिम्स में इतना सारा पढ़ते हो तो वो कहीं ना कहीं मेंस में यूज़ हो ही जाता है। तो मेंस के लिए मेन चीज़ होती है कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं पेपर पे, क्योंकि प्रीलिम्स में तो हमारे पास सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हमें उतना नहीं भी रिप्रोड्यूस करना तो रिकॉल कर सकते हैं कि अच्छा ये था, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा तो आप लिख सकते हो उसको।
कंसिस्टेंसी तो देखिए आपको खुद ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको डेली याद करना है कि मेरा ये गोल है, देखना है कि कितने लोग हर साल देते हैं, कितना सक्सेस रेट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अगला रहेगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो अपने आप वो डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। मैंने मिस्टेक्स जो करी हैं वो मैंने जैसा कि बताया कि सबसे पहले तो यही कि आंसर राइटिंग की इनफ प्रैक्टिस ना कर पाना। हर चीज़ में मैं जानबूझ के भी टाल देती थी, क्योंकि 3-3 घंटे बैठना पड़ता है और एक दिन में अगर प्रॉपर तरीके से देना है तो 2-2 सुबह और शाम 3-3 घंटे 6 घंटे लिखने। तो एंड में तो मैं लिखती थी, लेकिन मैं शुरू से ऐसा कुछ वो बनाया नहीं, तो उस चक्कर में क्या होता था कि मेरे पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो फिर मैंने धीरे धीरे करके सुधारी, तो जाकर के इस बार मेरा पूरा पेपर सारे अटेम्प्ट पूरे हो पाए एटलीस्ट। लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ा? लक्ष्मीकांत को तो भैया आपको पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना है और पढ़ने में मज़ा भी आता है। लक्ष्मीकांत बिगिनर्स भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत बेस्ट है मेरे ख्याल से। मैंने भी उसी से स्टार्ट किया था। ऐसे कोई प्रॉब्लम उसमें होती नहीं है, सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं। आप उसको पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए, धीरे धीरे टेस्ट लगाएंगे, वो सब आपको रिवाइज वैसे भी होता चला जाएगा। ऑप्शनल को कैसे चूज़ करें? देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड ऐसा रहा है, कोई सब्जेक्ट जिस पे आपने ग्रेजुएशन किया है अच्छे से और तब पढ़ा था और वो ऑप्शनल में अवेलेबल भी है, तो आप वही ऑप्शनल रखिए, तो उससे आपको थोड़ा सा कम टाइम में उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में ये था कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया था, तो वो ऑप्शनल था ही नहीं यूपीएससी के ऑप्शनल लिस्ट में। बाकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स फिर भी थे, लेकिन ये नहीं था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भटकी कि पहले मैंने मैथ्स लिया, फिर मैंने चेंज करके पॉलिटिकल साइंस लिया, तो वो थोड़ा टाइम वेस्ट भी हुआ, अटेम्प्ट से फालतू मेरी गई। तो वो चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आपको पहले से ही किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस है तो आप वही ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए। नहीं, ये मेरा पर्सनल चैनल नहीं है, ये यूपीएससी टाइम का यूट्यूब चैनल है, उनके थ्रू एक्सेस कर रही हूँ मैं। और जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं विद मैथमेटिक्स ऑप्शनल, वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बार डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मैथ्स की भी तैयारी की थी। थोड़े बहुत मेरे पास जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वो हैं, अगर वो किसी के हेल्प आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के, तो मैं शेयर करना चाहूँगी। नहीं, मेरा अभी कोई पर्सनल चैनल नहीं है, लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी अगर मैं कोई चैनल बनाती हूँ तो। प्रीलिम्स में कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? 8-10 साल के, पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा। युक्ति.पांडे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, युक्ति.पांडे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अभी पब्लिक अकाउंट का किया हुआ है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं PSIR की भी कुछ शेयर कर सकती हूँ और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का शेयर कर सकती हूँ। मेरा इंटरव्यू मीडियम इंग्लिश था। टॉपर्स कॉपीज़ को कैसे एनालाइज करना चाहिए? टॉपर्स कॉपी को आप ऐसे कर सकते हो कि आप उनकी कॉपीज़ उठाइए, उसमें जो क्वेश्चन है आप खुद उसको अटेम्प्ट कीजिए विदाउट सीइंग द टॉपर आंसर पहले, ठीक है? आप अपना आंसर लिखिए और फिर उसको मैच करिए, फिर देखिए कि क्या डिफरेंस है। तो आपको किस चीज़ पर वर्क करना है वो आपको समझ में आएगा, किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसा आंसर लिखना है, वो समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में देना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में भी दे सकते हैं।
सिलेबस कैसे कवर करें? वही मैंने जो बुक्स बताए हैं, आपके कोई और सोर्सेज हो आप उनको ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक ही सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा सोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी सिलेबस यूपीएससी का इतना वास्ट है कि जितने सिंगल सोर्स भी अगर आप कर लोगे तो वही रिवीजन करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप मल्टीपल सोर्सेज कर लेते हो फिर तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपकी पूरी तैयारी हो गई है। हर वक्त यही लगेगा कि अरे ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप जितना पढ़ो उसको सॉलिड तरीके से पढ़ो। मैथमेटिक्स, अगर आप ये देख लीजिए, अगर आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स लेना चाहते हो कि आप उस पर कैसा परफॉर्मेंस है आपका। मेरा लेने का रीज़न यही था कि अभी तक मैथ्स मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था और मार्क्स भी बीटेक फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स रहता था तो अच्छे ही मार्क्स आते थे, हमेशा से ठीक रहा है। और वो इधर भी यूपीएससी में भी मेरा मैथ्स ऑप्शनल ठीक था, बस प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा वही स्टेप मार्किंग वाली थी और दूसरा थोड़ा सा जो फिज़िक्स वाला पार्ट रहता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि वो मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है। तो यूपीएससी का अगर आप ऑप्शनल अगर मैथ्स लेना चाह रहे हो तो एक बार आप सिलेबस ज़रूर देख लो और देख लो कि आप कितना आपको अच्छे से आता है, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। अगर आपको आपकी भी वीकनेस है फिज़िक्स में तो मेरे ख्याल से आप मत लो, क्योंकि अब पेपर भी इस तरीके से आता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। पहले तो ये होता था कि अगर आप फिज़िक्स वाला सेक्शन नहीं भी करते हो तो भी जितना मैथमेटिक्स वाला है उसके थ्रू अच्छे मार्क्स आ जाते थे, बट अब उन्होंने अरेंज इस तरीके से कर दिया है कि आपको फिज़िक्स वाला करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट। मेरे जो नोट्स हैं मैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं जो भी होगा मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो एकदम आप उसको मास्टर नहीं कर सकते हो, ये सोचना भी नहीं चाहिए। एक बार पढ़ के उसको अच्छे से समझो, फिर दूसरी तीसरी रीडिंग तक जाकर के आपको पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर पेपर लगाओ, क्वेश्चन पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, तब जाके अच्छे से प्रॉपर बुक तैयार होती है। इसीलिए कह रही हूँ कि एक ही बुक को आप बार बार पढ़ो, तभी वो अच्छे से एक बुक भी तैयार होगी। अदरवाइज़ 4 बुक भी पढ़ लोगे तो वो 4 बुक भी तैयार नहीं होगी। हर क्वेश्चन को कितना टाइम, मेंस की बात कर रहे हैं अगर आप, तो जो 10 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं तो 6 से 7 मिनट के करीब, और जो 15 मार्कर क्वेश्चन 10 से 11 मिनट के करीब, इतना 10 मिनट 11 मिनट मैक्सिमम इतना। अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स बना सकते। इकोनॉमी मेंस का मैंने कोई ऐसे अलग से मटेरियल नहीं लिया था, जो मैंने बाईजूस के टैबलेट कोर्स से श्याम सर के लेक्चर्स लिए थे उन्हीं से मैंने बना लिया था, तो उसी के थ्रू हो गया था। एनसीईआरटी पढ़ना, हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इजीली अगर कोई चीज़ समझनी है तो एनसीईआरटी बेस्ट ऑप्शन होता है। और ज्योग्राफी हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट मेडिवल, तो एनसीईआरटी ही इनफ होती है, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कोचिंग मैंने जो है ऑनलाइन किया था, वो मैंने बताया, जैसे कि बाईजूस का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, 2022 में लिया था। इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन कैन वी कंक्लूड दिस? ओके, इंस्टा ID yukti.pandey, यू कैन सर्च इट। सिलेक्शन के बाद अच्छा ही रिएक्शन था फाइनल लिस्ट में नाम देखना ही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट लगता है, तो बहुत अच्छा लगा। प्रीलिम्स में जीएस क्लियर में कितना के लिए टिप्स, जीएस क्लियर करने के लिए टिप्स यही है कि आप पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उसको रिवाइज करें और टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाएं। टेस्ट से ही, बल्कि आपको रिवीजन भी करना है तो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू करिए, तो उससे समझ में आ जाता है कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो जो वीक पार्ट है उसको आपको 1-2 बार और अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके अलावा करेंट अफेयर्स जो है लास्ट कम से कम 2 साल के, अगर कोई मैगज़ीन फॉलो करते हैं तो उसके थ्रू कर लीजिए, कंपाइल करके, जो मंथली कंपाइलेशन आते हैं, नहीं तो विजन की PT 365 करके मैगज़ीन आती है, उसके थ्रू पूरा ईयरली कंपाइलेशन होता है, तो वो फॉलो कर सकते हैं।
PANDEY पांडे, नॉट पांड्या, PANDEY पांडे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा रिलैक्स होकर के, और एग्ज़ाम वाले दिन कोशिश करें कि कुछ भी ना पढ़ के। मेंस के टाइम तो ज़रूरी होता है क्योंकि आपको उसी टाइम में रिवाइज़ करना होता है, एक पेपर के बाद अगले दिन 2 पेपर रहते हैं, तो उस टाइम तो ऑब्वियसली पढ़ना है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो एक दिन पहले या जिस दिन पेपर एटलीस्ट उस दिन तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के दे के जाइए, बिल्कुल अच्छे से, तभी आप काम माइंड से तभी अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। PYQs से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? हाँ, होते हैं। अगर आप PYQs देखोगे तो पहले तो काफ़ी एज इट इज़ रिपीट हो जाते थे। अब अगर रिपीट नहीं भी होते हैं ना तो लिंक एक थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। वही मैं कह रही थी ना कि ऑप्शंस जो कई बार नहीं भी आंसर होते हैं ना, उन पे अगले साल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी आप यही बोलोगे ना, रिपीट होना, तो इसीलिए उसकी एनालिसिस अच्छे से करिए। नहीं, दिल्ली में मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की है। हाँ, लेकिन जब मैंने मैथ्स ऑप्शनल लिया था तो थोड़े टाइम के लिए मैं IMS दिल्ली गई थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आया नहीं तो मैं ऑनलाइन ही स्विच कर ली थी फिर मैथ्स के लिए भी, जब मैं मैथ्स ऑप्शनल लेके तैयारी कर रही थी। तो बस उसके बाद अदरवाइज़ मैंने सारा ऑनलाइन ही किया है घर रह करके। यूज़फुल गवर्नमेंट वेबसाइट मैंने तो एज सच कोई नहीं फॉलो करी थी। गवर्नमेंट वेबसाइट जो ये मटेरियल था उतना ही ज़्यादा, वही मैं कह रही हूँ, सोर्सेज मत बताइए, सिलेबस ऑलरेडी बहुत है। Okay, so we are concluding this session, and before concluding, मैं जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर जो आगे भी देने का जिनका प्लान है 2026 में या 27 में, उन सभी को ऑल द बेस्ट। अपने आप पर फेथ रखिए, एंड ये जब भी लगे कि नहीं होगा नहीं होगा, कि छोड़ दूँ, क्या ज़रूरी है, कि वर्थ इट है भी कि नहीं, तो बस ये याद रखिए कि जब फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखते हैं ना, तो सब जितना भी टाइम लगाओ, जितना भी एफर्ट लगाओ, जो भी सेक्रीफाइस किए हो, सब वर्थ इट होता है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आफ्टर क्विटिंग माय जॉब इन सैमसंग बेंगलोर, आई वाज वर्किंग, तो 2021 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद से मैंने तैयारी की।